दुनिया की निगाहों में इस वक्त चीन और ताइवान की तनातनी है और इस वक्त ताइवान से ही बड़ी खबर है। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान के रात के वक्त ये मिलिट्री ड्रिल शुरू की गई है। ताइवान के दक्षिण में मौजूद हेनचुन द्वीप पर ताइवान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और ये प्रदर्शन बहुत जरूरी ताइवान के लिए इसलिए भी क्योंकि अगर ताइवान अपने ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा तो चीन किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी एक और, चीन और ताइवान के बीच तनाव अब इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के लगातार बढ़ते खतरे की तस्दीक खुद ताइवान सरकार ने की है। ताइवान सरकार का दावा यह है कि चीन की घुसपैठ जहां लगातार बढ़ रही है, वहीं चीन की तरफ से गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में दहशत पैदा करने की साजिश रची जा रही है। ये वजह है कि ताइवान दिन रात जंग की तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। ताइवान ने देश की जंग की तैयारी। ताइवान का ऑपरेशन मिडनाइट। रात का अंधेरा और धमाकों की आवाज। चीन के लगातार बढ़ते खतरे ने ताइवान को इस वॉर ड्रिल के लिए मजबूर कर दिया है। ताइवान के दक्षिण में मौजूद हेनचुन द्वीप पर ताइवान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। हाथ में मॉर्टर थामे ताइवान के सैनिक हूबहू उस जंग की तैयारी में जुटे हैं जिसका ऐलान कभी भी चीन की तरफ से किया जा सकता है। ताइवान पर मंडराता चीन का ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है, इस बात की तस्दीक ताइवान सरकार का यह बयान करता है। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段，层出不穷。यानी चीन किसी भी कीमत पर पहले ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग को जीतना चाहता है। इसके लिए बाकायदा चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा जा रहा है, जिसमें कभी ताइवान की सेना को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने की कोशिश की जाती है, तो कभी ताइवान के सरहद में अपने ड्रोन भेजकर ये जताने की कोशिश करता है कि चीन की सेना के आगे ताइवान की सेना की कोई बिसात नहीं। इतना ही नहीं, चीन के ड्रोन ताइवान के सरहद में फूड पैकेट गिराकर भी ताइवान का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ताइवान की सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति साई इंग-वेन लगातार सैन्य अभियानों का जायजा ले रही हैं। इतना ही नहीं, वो मौके पर पहुंचकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में भी जुटी हुई हैं। 身为三军统帅，我对于中华民国国军每一位官兵展现出自我防卫坚定信念和能力感到无比的骄傲。 ताइवान सरकार का दावा है कि चीन की इन्हीं साजिशों का जवाब देने के लिए ताइवान ने न सिर्फ अपने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा किया है, बल्कि उस बजट में एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए भी बड़ी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, चीन को चौंकाने के लिए ही
ताइवान अपनी सरहद के आसपास ऑपरेशन मिडनाइट शुरू कर चुका है। यहाँ साइड में स्लाइडर वाला जो होता है ना। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन ताइवान के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी हुई ये खबर है कि चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस से सेंध लगाने की कोशिश की है और इसके लिए चीन ने BZK-007 जंगी जहाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन चीन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट करें हम आपको, जहां एयर डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन ताइवान से जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त हम ताजा अपडेट आपको कर रहे हैं, जहां ताइवान के एयर डिफेंस पर चीन की निगाहें बनी हुई है और एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अब खबर चीन के बहुत ही खुफिया मिशन के बारे में है, जिसमें शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला करने से पहले एक सीक्रेट जासूसी मिशन का ऑर्डर दिया है, ताकि ये पता चल जाए कि ताइवान चीन की पहली स्ट्राइक का जवाब कैसे देगा। चीन ने ताइवान के पास हर फाइटर जेट भेजा। चीन ने ताइवान को कैरियर बैटल ग्रुप से डराया। ताइवान के पास खूब युद्धाभ्यास किया। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को अपनी परमाणु मिसाइल भी दिखाई। लेकिन अब शी जिनपिंग ने ताइवान के इलाके में अपना जेम्स बॉन्ड भेज दिया है। बॉन्ड यानी 007, और यही है चीन का सबसे नया हथियार। शी जिनपिंग ने अपना जेम्स बॉन्ड ताइवान के इलाके में कैसे भेजा, अब इसे आपको समझाते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का बॉन्ड बहुत बड़ा जासूस है और ये ताइवान की जासूसी करने के लिए ही एक सीक्रेट मिशन पर था। यह है BZK-007। इसी को कहा जा रहा है शी जिनपिंग का बहुत ही खुफिया हथियार। देखने में बहुत आम सा जहाज, लेकिन इसकी एक उड़ान ने कैसे ताइवान को परेशान कर दिया। कैसे ताइवान की दहलीज पर पहुंचकर इसने सैन्य अड्डों की टोह लेनी चाहिए, इसकी पूरी डिटेल बहुत गौर से देखिएगा। यह जहाज चीन से उड़ा और दक्षिण पश्चिम की तरफ ताइवान की सीमा की तरफ बढ़ा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दें, राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। एनडीएमसी ने इस पर अब आधिकारिक मुहर लगा दी है। अभी तक सिर्फ चर्चा था ये, लेकिन अब ये चर्चा नहीं, राजपथ का नाम बदल चुका है, कर्तव्य पथ। एनडीएमसी ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। ये ताजा अपडेट, जिस दिल्ली के राजपथ को अभी आप राजपथ के नाम से जानते थे, वो अब राजपथ नहीं कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो with the idea of ruling over others. The idea of democracy is not to rule over others. The idea of democracy is participatory nature, and people need to be bound by the duties. And when we are bound by the duties, the fulfillment of duty on part of one person will automatically lead to completion of rights of the other people. A small example, while we were discussing this particular subject, we also discussed this. A small example was brought up, and the example is that if a father is complying with his
duties towards his family, his children, automatically the rights of the children get to be fulfilled. And similarly, if the children are complying with their duty towards their father and parents or elderly people, automatically their rights get to be fulfilled. So the emphasis, instead of being adhikar based or the rights based society, the Indian society is duty based. We've had the history of Shravan Kumars in this country. We've had the example of Ram. We've had so many examples where people from the statecraft to personal lives have been duty bound, and thus inspiration needs to be brought forward which is bound by the duty. I'm sure many of these things were in the minds, and as Prime Minister of India, Narendra Modi ji, already has spoken about it, that this is the time when we are celebrating Amrit Mahotsav. And this Amrit Kal needs to inspire all of us to take forward our duties and do whatever is needed towards the country. And if we go over the directive principles of state policies, and especially 51A is reread, we will understand that today's decision is in line with subsection B, subarticle B and J, where the inspiration has to be about freedom movement, respect for the constitution, respect for the national flag, and duty towards all. And that duty towards all for all times to come will inspire all Indians to be bound by the duties towards nation and society at large, and of course the family. And this is a big change in the thinking of governance, especially because in governance system, till now, post-independence, 75 years have gone past, and the inspiration came from ruling over our own people, ruling over the people of this country. From that mindset, the mindset needs to change, and it has to be duty towards our nation for all individuals. Taking care of government property, taking care of public life, taking care of everybody. I mean, if we go over that, and if every citizen of this country complies with the duties, I think मीनाक्षी लेखी को इस वक्त आप सुन रहे थे, और जो खबर हम आपको अपडेट कर रहे थे उससे ही जुड़ी हुई बड़ी बातें वो बता भी रही थी कि भारत का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और हमें इस अमृत काल में और भी बड़े फैसले लेने हैं, भारत की बेहतरी के लिए फैसले लेने हैं, और ऐसे फैसले लेने हैं जिससे कि आम लोगों का भला भी हो। और इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो ये कि एनडीएमसी ने आधिकारिक मुहर किस बात को लेकर लगाई है। राजपथ का नाम अब हो चुका है कर्तव्य पथ। ये नया नाम और नया नाम, नई पहचान इसकी हो चुकी है, और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ ये चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन चर्चा ही नहीं बल्कि इसको लेकर जो पूरी प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर ली गई है। यानी एनडीएमसी जिसके आधिकारिक मुहर से किसी भी जगह का नाम बदल जाता है, अगर कहीं कोई लोकेशन का नाम चेंज करना है तो ऐसी तब्दीलियां इससे पहले भी बहुत जगहों के लोकेशन को लेकर हो चुकी है। तो उसी कड़ी में आज जो नया बदलाव है वो है राजपथ को लेकर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे उनके लिए ये जवाब है कि सर्वसम्मति से ये हो चुका है आधिकारिक मुहर, यानी किसी को कहीं किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। चीन ने ताइवान को मात देने के लिए नई चाल चली है। चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शी जिनपिंग चाहे एक जेम्स बॉन्ड भेजे या फिर 10 भेजे, ताइवान चीन के हर मिशन को नाकाम करने की तैयारी कर चुका है। चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। सवाल है कि ताइवान चीन की इन हिमाकत को कैसे रोकेगा, क्योंकि अभी तो चीन सिर्फ डरा रहा है। जब चीन हमला करेगा तब ताइवान चीन के फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराएगा, उसके पास विकल्प क्या क्या है। चीन के हवाई हमले को रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के स्काईबो और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखते हैं, उन्हें
ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PSC-3 है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान के सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका की मदद से इसे अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर चीन बहुत गुस्सा है। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए। दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। ताइवान को नए हथियार दिए जाने की बात ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। चीन कब ये हमला करेगा इसका सटीक अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है, ये दुनिया जानती है। बस बीजिंग में बैठे मिलिट्री कमांडर्स जानते हैं कि हमले का सही वक्त क्या होगा। ताइवान को मिलने वाले नए हथियारों को लेकर कुछ इंटरनेशनल सुर्खियां देखी। जर्मनी से डॉचे वेले में ये खबर हेडलाइन बनी। कतर के अल जजीरा में भी ताइवान को मिलने वाले हथियारों का जिक्र है। ताइवान, जापान और अमेरिका की बाकी मीडिया में भी यही खबर सुर्खियों में छाई रही। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हेडलाइंस को पढ़ कर शी जिनपिंग का खून खौल रहा होगा। चीन की पूरी लीडरशिप बहुत ज्यादा गुस्से में है और शी जिनपिंग इसका जवाब कैसे देंगे? ताइवान और अमेरिका को वो क्या सबक सिखाएंगी? अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है। चीन से मुकाबले के लिए ताइवान ने पूरी तैयारी कर ली है। चीन को रोकने के लिए ताइवान की हार्पून मिसाइल तैयार कर दी गई है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट देखिए आप। सवाल ये कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा? चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास क्या है? ताइवान की ताकत बताने के लिए उसकी मिसाइल से लेकर उसके फाइटर जेट और उसके गोरिल्ला फाइटर्स की भी बात हो रही है। ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? चीन को रोकने के लिए ताइवान ने हार्पून मिसाइल तैनात कर दी है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल कही जाती है, जो वॉरशिप से भी लॉन्च की जाती है और फाइटर जेट से भी दागी जाती है। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल
F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। हार्पून ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वार्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होगा। वैसे अंदर की खबर यह है कि चीन ने फिशिंग बोट्स के जरिए छोटे छोटे ग्रुप में ताइवान पर हमले का प्लान बनाया है ताकि ताइवान को इसकी भनक कम से कम लग पाए। लेकिन ताइवान ने कोस्ट गार्ड को इसके लिए अपनी तैयारियों का लेवल बहुत हाई रखने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ताइवान के कोस्ट गार्ड के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट हैं। इनमें से कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं और जानकारों की माने तो चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ फैली हुई है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा ताइवान को भी मालूम है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक लिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध, यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। देखा जाए तो ताइवान में इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज पर है, यानी युद्ध लड़ने के लिए पूरा देश तैयार है। ताइवान की एक सीक्रेट फोर्स जो उसके नागरिकों के बीच से तैयार की गई है, उसको चीन को रोकने की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी गई है। लगातार शहरों में ड्रिल हो रही है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम अपनी तैयारी को बार बार आजमा रही है। इसलिए ये हफ्ता चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को लेकर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगस्त तो किसी तरह बिना युद्ध के बीत गया, लेकिन सितंबर में चीन अपनी पिछले 1 महीने की तैयारी के बाद युद्ध वाला बटन दबा सकता है। शी जिनपिंग इस वक्त बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और सितंबर का पहला हफ्ता उनकी घरेलू राजनीति और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दबदबा कायम रखने के लिए सही टाइम साबित हो सकता है।